और नोबेल प्राइज विजेता श्रीमान गुंटेर ग्रास का 87 एज पर आज स्वर्गवास हुआ। नोबेल पुरस्कार जिनको प्राप्त हो, साहित्य की जिन्होंने सेवा की हो, उनका चिंतन मनन हर शब्द पीढ़ियों तक समाज के लिए एक शक्ति बनता है। उनकी विदाई के समय मैं सभी भारतवासियों की तरफ से उनको आदरपूर्वक श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और उनका जो साहित्य है वो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। हमारे यहां शब्द को मृत्युंजय माना जाता है। शब्द कभी मरता नहीं है और इसलिए जो साहित्य की साधना करते हैं वे एक प्रकार से अमरत्व को प्राप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी जीवन भर की ये तपस्या, ये साधना, ये शब्द सरिता आने वाले युगों तक न सिर्फ जर्मनी को लेकिन मानवीय मूल्यों की चिंता करने वाले हर किसी को प्रेरणा देती रहेगी। मैं फिर एक बार उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करता हूं। मैं कल हैनोवर में था। भारत इस बार हैनोवर फेयर का पार्टनर है। करीब भारत से 400 कंपनियां यहां आई हुई हैं। अब चारों तरफ लोगों को लगता है कि भाई देश विकास की दौर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार के अवसर भारत को शोकेस करने के लिए तो काम आते ही आते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है। कभी कभार हम अपने मोहल्ले में तो हरक्यूलिस होते हैं, लेकिन जरा बाहर निकले तो पता चलता है कि हम कहां खड़े हैं। और इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में आने से हमें भी भीतर से एक चैलेंज स्वीकार करने का मन बनता है। हमारे भीतर का जज्बा जगता है कि भाई क्या बात है, वो तो आगे निकल रहे हैं, हम क्यों नहीं निकल रहे हैं, चलो हम भी कुछ करेंगे। तो एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय कसौटी है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत से जो लोग आए हैं वे यहां से बहुत कुछ देख करके, सीख करके, समझ करके जाएंगे और उसका लाभ भी मिलता है। हमारा लाभ उनको भी मिलता है। मैं आज मैडम चांसलर के साथ हैनोवर फेयर में अलग अलग स्टॉल से की मुलाकात ले रहा था, तो एक कंपनी ने अपना आधुनिक टेक्नोलॉजी से स्क्रीनिंग करने की टेक्नोलॉजी दिखाई कि कार का कोई पुर्जा खराब हुआ हो तो उनको स्क्रीन में पता चलता है। तो मैंने पूछा उनको कि ये कार का पुर्जा तो देख लेते हैं, लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी का सिक्योरिटी के लिए उपयोग हो सकता है क्या? तो चौंक गए। बोले ये तो हमने सोचा नहीं। बोले हम तुरंत करेंगे। मैंने उनको कहा कि मैं आइडियाज की रॉयल्टी नहीं लेता हूं, कहने का तात्पर्य है कि जब देखते हैं तो पता चलता है
कि एक ही चीज अलग दृष्टिकोण से कितनी काम में आती है। वही टेक्नोलॉजी, वही काम, वह अलग रूप में किस प्रकार से काम आता। और मैं मानता हूं इस विषय में भारत के लोगों की बड़ी एक्सपर्टाइज है। वो बड़ी आसानी से इन चीजों को, अब आप देखिए हमारे यहाँ माताएं बहनें खाना पकाने में कितना बढ़िया प्रयोग करती हैं। अब वो घर में भले उसका भारतीयकरण कर दिया होगा, लेकिन चाइनीज डिश भी बनाती होगी और पिज्जा भी बनाती होगी और मैक्सिकन डिश भी बनाती होगी। तो हमारे लोगों की एक विशेषता है चीजों को अपने ढंग से ढालने की। लेकिन ऐसे अवसर पर जाते हैं तो एक प्रकार से हमारी कसौटी होती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। सामने वालों को भी ध्यान में आता है कि भाई हम सोचते थे वैसा भारत नहीं है, भारत में तो बहुत कुछ है, ये काम भारत में हो रहा है। तो उनको भी लगता है चलो भाई हम भी अपना उस क्षेत्र में जाएं, हम भी अपना विस्तार करें, विकास करें। एक प्रकार से ये विन विन सिचुएशन वाला मामला होता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बने, ये समय की बहुत बड़ी मांग है। और अगर हम ये समय खो दिया तो भारत का बहुत लंबे अरसे तक नुकसान होगा। जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय भारत गुलाम था। हमारे पास टैलेंट थे, हमारे पास हर प्रकार की क्षमता थी। ढाका का मलमल कितना अंगूठी से पूरा निकलता था, चर्चा हम पढ़ते हैं, सुने हैं, सामर्थ्य था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ हम गुलाम थे, और गुलाम होने के कारण हम उस परिस्थिति का लाभ नहीं ले पाए। ऊपर से हमारी जो टैलेंट थी, हमारे पास जो सामर्थ्य था, या तो उसको दबोच दिया गया या तो उसे चोरी करके ले जाया गया और हम वहीं के वहीं रह गए। सेकंड रिवॉल्यूशन आया कम्युनिकेशन का, आईटी रिवॉल्यूशन आया। आईटी रिवॉल्यूशन में हम आजाद भारत के होने के कारण हमारे 20, 22, 24 साल के नौजवान कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान करा दी, विश्व को भारत का लोहा मानना पड़ा। आईटी रिवॉल्यूशन ने हमारे देश के नौजवानों की ताकत से दुनिया को अचंभित कर दिया, दुनिया को आश्चर्य हुआ। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन हिंदुस्तान आए थे तो उनकी आइटिनरी में राजस्थान के गांव गए थे, और घूंघट ओढ़ करके बैठी हुई महिलाएं कंप्यूटर अपने कोऑपरेटिव का काम कर रही थी। वो देखकर को परेशान हो गए। उनको आश्चर्य हुआ, और तब जाकर के वहीं का चुना हुआ एक पंच ने उनको पूछा। अब वो बेचारा अपनी भाषा में बोल रहा था, और वो लुढ़क करके सिक्योरिटी को इधर उधर करके, उसके पास तो था कोई, वो पंच का मेंबर था, पंचायत का सदस्य था और दलित समाज से था। वो लुढ़क करके प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास पहुंच गया। उस समय जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा होगा उन्होंने देखा होगा, वो लुढ़क के उनके पास पहुंच गया। तो गांव वालों को सबको लगने लगा कि ये यार क्या आदमी है, उधर उसको क्या बात करेगा, उससे उसको कुछ बोलना तो आता नहीं है। किसी को लगा नहीं शायद वो वीजा मांगेगा, किसी को लगा नहीं यार अपने बेटे के लिए नौकरी मांगेगा।
और ताज्जुब की बात है, वो अनपढ़ इंसान, दलित परिवार का बेटा, जो कि इस गांव की पंचायत का सदस्य था, वो क्लिंटन से हाइट में भी बहुत छोटा था, यूं देखता था उसे, और आंख में आंख मिलाकर के उसने पूछा था कि क्या आप आज भी हिंदुस्तान को पिछड़ा मानते हैं क्या? ये पूछा था उसने, और क्लिंटन ने जवाब दिया था कि नहीं, मैं दुनिया में जहां जाऊंगा मैं हिंदुस्तान की शक्ति के विषय में, और आपको देखिए उन्होंने फिर हर बार जहां गए इस बात का उल्लेख किया और लोगों को कहा कि भारत के विषय में आप सोचते हैं, उसको आपकी सोच बदलिए। वो बोल रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे नौजवानों ने ये जो सेकंड रिवॉल्यूशन आया, आईटी रिवॉल्यूशन, इसमें बहुत कुछ किया, दुनिया में अपनी ताकत का परिचय दिया। लेकिन होता कहां है? सिलिकॉन वैली में जाइए, 60-70% सीईओ आईटी सेक्टर में भारतीय मूल के हैं। लेकिन गूगल का जन्म भारत की गोद में नहीं होता है, किसी और की गोद में होता है। और तब सवाल उठता है कि गूगल मेरे यहां क्यों पैदा नहीं हुआ? साइंटिस्ट वही थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही है। भारत में वो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम उस माहौल को तैयार करें जिस माहौल में हमारे पास जो ये टैलेंट है, हमारे जो ब्रेन है, जो दुनिया में जाकर के तो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, वो हिंदुस्तान की धरती में भी अपना कर्तव्य दिखाएं। जर्मनी में भी कितनी बड़ी मात्रा में हमारे इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और यहां की कई कंपनियों में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास इनोवेशन के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है, आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर रहे हैं। क्या अब आपको ये जो मिला है, आपके अपने प्रयासों से मिला है, किसी के कारण मिला ऐसा मैं नहीं कहता हूं। आपके अंदर वो जज्बा है, क्षमता है, अवसर मिला है। क्या आप भारत के साथ एक सेतु बन सकते हैं क्या? जर्मनी में काम करने वाले हमारे प्रोफेशनल्स, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिनकी ताकत है, वे हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच ब्रिज बन सकते हैं क्या? और ब्रिज दो देशों का नहीं, ब्रिज आज जहां है वहां से आगे पहुंचने का जो डेस्टिनेशन है, उस बीच का ब्रिज बनना है। आपके पास देश को बहुत अपेक्षाएं हैं और हमारा जिम्मेवारी भी है, ये हमारा दायित्व है। आज हम जहां भी पहुंचे हैं, हमारे देश के किसी न किसी गरीब ने हमारे लिए कुछ तो किया होगा, तब जाकर के पहुंचे होंगे। हर चीज कोई अपने आप बलबूते पर नहीं होती है। अगर ये सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग कैसे हो? मैं बहुत साल पहले ओलंपिक देखने के लिए अमेरिका गया था। मैं कोई खिलाड़ी विलाड़ी नहीं हूं, और बाद में दूसरे ही खेल में पड़ गया। लेकिन मुझे इतने बड़े इवेंट का मैनेजमेंट क्या होता है वो जरा देखने का मेरा इच्छा था। मैं बहुत साल पहले की बात है। तो अटलांटा की कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के साथ मेरा मिलना हुआ। उसमें
भारतीय स्टूडेंट्स के साथ भी तो काफी देर बातें हुई, लेकिन बाद में एक आध कार्यक्रम ऐसा हुआ जिसमें अमेरिका से बाहर से आए हुए कई समाजों के स्टूडेंट्स थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा, आगे क्या सोच रहे हो? और मैं हैरान था कि चाइनीज स्टूडेंट बहुत क्लियर थे अपने दिमाग में, बहुत क्लियर थे। मैं उनको पूछा, आपका क्या कैसा आगे का क्या सोच रहे हैं आप पढ़ाई वगैरह के बाद? उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 साल यहां पर किसी न किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे और फिर बिस्तरा बोरिया गोल करके देश चले जाएंगे। मैं कहा क्यों? बोले यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इतना इनफ नहीं है। किसी कंपनी में जब काम करेंगे तो सब चीजें सीखेंगे और जो भी सीखेंगे वो सब लेकर के जाएंगे वापस, और फिर चाइना और हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यानी विद्यार्थी अवस्था में भी ये मेरी चर्चा अटलांटा यूनिवर्सिटी के चाइनीज स्टूडेंट के साथ कभी हुई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हर देश में ये मिजाज होता है, ये मिजाज है जिनको आगे ले जाता है। आप लोग खास करके जिनको जर्मनी में ये अवसर मिला है, और ज्यादातर जर्मनी की पहचान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। भारत का भविष्य, भारत की पहचान बनाने में आईटी रिवॉल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल किया है। भारत को एक पिछड़ा अबूझ देश मानने वालों को आईटी रिवॉल्यूशन के बाद अपनी सोच बदलनी पड़ी है। लेकिन भारत की सफलता का आधार, भारत को हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके ही हम सेकंड पायरी पर पहुंच सकते हैं। और देश के विकास के लिए मेरे दिमाग में बहुत साफ है कि हमें बैलेंस ग्रोथ करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है कि, और इतना बड़ा विशाल देश है कि यहां की कोई चीज वहां स्केल अप वो हिसाब बैठता ही नहीं। जब मैं यहां किसी को कहता हूं कि मुझे 2022 के तक 50 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेस बनाने हैं, तो उनके दिमाग में बैठता ही नहीं। उनको लगता है एक पूरा नया देश बनाना पड़ेगा। 50 मिलियन हाउसेज एक नया देश बनाना पड़ेगा, तो स्केल उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारी इतनी बड़ी आवश्यकता है, और उस अर्थ में हम सोचें तो भारत को विकास के लिए 3 प्रमुख बातों को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। हम एक तरफ लुढ़क नहीं सकते। 1/3 एग्रीकल्चर सेक्टर, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 1/3 सर्विस सेक्टर, तीनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सिर्फ खेत में कुछ उत्पादन करके अटक नहीं सकते। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम एग्रो प्रोसेसिंग को बल दें। एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी कैसे लाएं। आज मैं हैनोवर फेयर में एक उन्होंने कंप्यूटर चिप का डेवलपमेंट मैंने देखा। वो चावल को, अच्छे चावल बुरे चावल को अलग करने का काम करता है। अब आने वाले दिनों में यही होने वाला है। अब ये हमें भी हमारे देश के एग्रीकल्चर को इन बातों पर, एक, प्रति हेक्टर हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। प्रति हेक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन से प्रयोग काम में आएंगे, परंपरागत चीजें कैसे काम आएगी। लेकिन हमारे किसान को अफोर्डेबल हो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, वो तब होगा जब वैल्यू एडिशन होगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई किसान बेचारा आम बेचता है तो इनकम कम होती है, लेकिन आम में से अगर अचार बना देता है तो अचार के पैसे ज्यादा मिलते हैं। अचार भी अगर बढ़िया सा बोतल में पैक करे तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं। और अचार पैक किया हुआ अचार भी कोई नटी लेकर के खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है। एक्ट्रेस, नटी है ना एक्ट्रेस, वो खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं कि भाई ये एडवर्टाइजिंग हो रहा है, ये अगर खाती है तो हम भी खाएं।
वो खाती है कि नहीं खाती पता नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे एग्रो प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन जितना ज्यादा हम कर सकते हैं, अब उसमें टेक्नोलॉजी लगती है, उसमें नई नई खोज की आवश्यकता होती है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको उसको करना पड़ेगा। और आज दुनिया में रेडी टू ईट पैकेजिंग का मामला चल रहा है सब दूर। दुनिया के किसी देश में कहां सब्जी पैदा हुई। तो आप सुन रहे थे बर्लिन से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भारत कितना आगे बढ़ चुका है ये बताते हुए, और उसके साथ आपकी भूमिका है, उसके साथ कैसे जुड़ सकती है, इस बारे में बात करते रहो।